हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जोनटेक डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है, जोनटेक टीम ने आपके लिए डीडीए एग्ज़ाम के लिए TWQ प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम के अंडर हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हर एक टॉपिक से और उन क्वेश्चन के पीछे के जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट सब्जेक्ट होता है उसमें जो आपका चैप्टर है बेसिक कॉन्सेप्ट उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, जिसमें हम देखेंगे कि आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक है, और इसकी एक दो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाती है एग्ज़ाम में। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये तीन टॉपिक हम कवर करेंगे इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपना घर बनाते हो, आप अपना मकान बनाते हो, तो उसके लिए सबसे जो छोटी यूनिट होती है, सबसे जो फंडामेंटल बेसिक उसका एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक ब्रिक होती है। वैसे ही जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम क्या देखेंगे, खूब सारे सर्किट देखेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल सर्किट बना किससे, इसकी जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट होती है, फंडामेंटल यूनिट या कंपोनेंट। ठीक है, क्या कह सकते हैं, इसका जो फंडामेंटल कंपोनेंट होता है या क्या होती है, यूनिट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट एलिमेंट्स। ठीक है, जो आपका एक एलिमेंट होता है वो क्या करता है, उसका जो मोस्ट फंडामेंटल यूनिट होती है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को डिज़ाइन करते हैं। जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो क्या होते हैं, रजिस्टर होता है, इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है, बैटरी। ये क्या आ गए आपके जो इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी बात हो गई। ठीक है, रजिस्टर को आप R से रिप्रेजेंट करते हो, इंडक्टर को L से, C को कैपेसिटर से। ठीक है, और जो बैटरी होती है वो क्या करती है, हमारा जो सर्किट होता है उसमें क्या करती है, पावर को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। तो हम क्या करते हैं, एक सबसे छोटा और सबसे आसान क्या लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं। तो मैंने क्या लिया, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या किया, कंसिडर किया। हम बात कर रहे हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट की। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें क्या, लोड। तो मैंने क्या ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया बल्ब। ठीक है, जो किसका काम करेगा, लोड का काम करेगा। ओके, इसके अलावा मैंने क्या लिया, लोड हमने ले लिया, फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक सोर्स। तो मैंने क्या किया, इस एक बैटरी ले ली मैंने, एक ये हमारी क्या, एक बैटरी, वो क्या करेगी, सोर्स का काम करेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया, लोड आ गया और मेरे पास सोर्स आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कंट्रोलिंग एलिमेंट चाहिए जो क्या करे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करे और इन दोनों को आपस में डिस्कनेक्ट करे। तो मैंने क्या लगा दिया, एक स्विच। ठीक है, तो मुझे तीन कंपोनेंट चाहिए, सोर्स, लोड और कंट्रोलिंग एलिमेंट। इससे हम क्या बना सकते हैं, एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम क्या करेंगे, अब ये तीनों एलिमेंट इनको क्या कर देंगे, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कनेक्टिंग वायर। ओके, तो ये बन गया हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा स्विच है इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। स्विच को हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये जो आपकी बैटरी है वो बल्ब से क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। ओके, जैसे ही बैटरी आपकी बल्ब से कनेक्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बल्ब का क्या फीचर होता है, ऑन होना। क्या करेगा, ये लाइट को प्रोड्यूस करेगा, ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये लाइट रेडिएट करेगा और जहाँ भी ये बल्ब लगा हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। ओके,
तो ये होता है हमारा एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट अगर हम ऊपर ऊपर से देखें तो। लेकिन हमें बात करनी है कि जो बल्ब होता है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, बैटरी होती है, उनमें कौन सी एनर्जी होती है और यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ठीक है, तो जो आपका बल्ब होता है उसमें एक तो क्या होती है हीटिंग एनर्जी। ठीक है, इसमें क्या होता है फिलामेंट होता है, वो क्या है गर्म होता है, फिर वो क्या करता है लाइट को रेडिएट करता है। ओके, तो इसमें एक तो होती है हीटिंग एनर्जी और दूसरी होती है लाइट एनर्जी। तो आपके बल्ब के अंदर दो तरह की एनर्जी होती है, हीटिंग प्लस लाइट एनर्जी। और जो आपकी बैटरी होती है उसमें होती है केमिकल एनर्जी। ओके, अब इसको समझते हैं डिटेल में कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये हमारा क्या था डायग्राम था एक सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो हमने क्या किया था सबसे पहले स्विच को क्या किया था ऑन किया था या स्विच को क्लोज किया था, जिससे हमारा क्या हुआ था जैसे हमने इसको क्लोज किया तो क्या हो गया ए फुल कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड। मतलब जो आपकी बैटरी थी वो आपके लोड से क्या हो गई थी कनेक्ट हो गई थी। और यहाँ पे क्या थे हमारे दो ही एलिमेंट थे, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे एक फुल कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है, जिससे क्या होगा जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर है वो क्या होगी आगे लोड को ट्रांसफ़र होगी। तो क्या होगा यहाँ पे जो आपकी केमिकल एनर्जी है किसकी बैटरी की, जो बैटरी में स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें क्या आपकी केमिकल एनर्जी और यहाँ पे क्या होगा करंट का फ्लो होगा। ठीक है, ये करंट ही क्या होगा बल्ब से पास होगा, तभी वो क्या करेगा हीटिंग और लाइट एनर्जी में चेंज होगा। तो जो ये आई कैरी कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमने क्या कहा कि केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो गई, उसके बाद जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी हीटिंग प्लस लाइट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंप्लीट प्रोसेस जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले केमिकल इलेक्ट्रिकल में और फिर इलेक्ट्रिकल आपकी हीटिंग और लाइट एनर्जी में चेंज होती है। ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये तो सबसे आसान सिंपलेस्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट है। ठीक है, अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाने हो तो हम क्या करते हैं, हम जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं रेजिस्टर होते हैं बल्ब होते हैं, जैसे यहाँ पे बल्ब है तो बल्ब को ऐसे बल्ब से तो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, बल्ब को हम क्या करते हैं रजिस्टर के द्वारा रिप्लेस करते हैं। ठीक है, अलग अलग रेटिंग के बल्ब होते हैं, जैसे 60 वाट की रेटिंग हो गई, 100 वाट की रेटिंग हो गई। जैसे ये बल्ब आपका 60 वाट का हो सकता है, ठीक है 100 वाट का हो सकता है। ओके, तो 60 वाट बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 100 वाट वाले बल्ब से क्या होगा डिफरेंट होगा। तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में इन बल्ब को एक रजिस्टर के द्वारा रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, शो कर देते हैं, तो होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इट इज़ द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं अगर हम कंपोनेंट्स को क्या कर दें कलेक्ट कर दें, ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट कह सकते हैं। लेकिन ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं हुई, क्योंकि कलेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक डिब्बे में 5-10 रजिस्टर को कलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना आपको। तो हम क्या कहेंगे इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर। मतलब हमारे पास जितने भी क्या है कंपोनेंट्स है उनको हमें कनेक्ट करना है, कनेक्टेड टुगेदर विया किससे कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से या कनेक्टिंग वायर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी।
कि हम क्या करेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है उनको प्रॉपरली क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, किसकी हेल्प से, कनेक्टिंग वायर की हेल्प से। तो वो सब मिलके क्या बनाएंगे, आपका एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये बात हो गई आपकी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। ठीक है, इट इज़ द इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड विया कनेक्टिंग वायर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हम क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस। इन सर्किट एनालिसिस, अब सर्किट एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें क्या है, खूब सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। तो हम क्या करते हैं, हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस क्या निकालते हैं, वोल्टेज निकालते हैं, करंट निकालते हैं और पावर निकालते हैं। उसे हम क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस। ठीक है, वोल्टेज को निकालना, करंट को निकालना, उस सबको क्या कहते हैं, सर्किट एनालिसिस। तो देखो एक लाइन होती है कि इन सर्किट एनालिसिस वायर शेप, जिस वायर से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट किया है, उनकी जो शेप है वो एंड जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट, एंड जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट आर नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या करते हैं, सर्किट एनालिसिस करते हैं, तो जो वायर की शेप होती है और जो उनकी अरेंजमेंट होती है, मतलब ये एक कंपोनेंट यहाँ रखा है, दूसरा यहाँ रखा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी उनकी अरेंजमेंट। तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंट नहीं होती। कब नहीं होती, जब हम सर्किट एनालिसिस करते हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं। देखो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे मेरे पास क्या है, 4 कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट कुछ भी हो सकते हैं, रेजिस्टर हो सकता है, ठीक है, इंडक्टर हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, या कोई और भी एलिमेंट्स हो सकता है। इसको मैं नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, एक तो आपकी ये अरेंजमेंट है। दूसरी मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को मैंने इस तरह से बना दिया। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका डी है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसी डायग्राम को मैंने इस तरह से बना दिया। सबसे पहले मैंने डी को बना दिया, फिर मैंने सी को बना दिया और उसके बाद मैंने ए और बी को बना दिया। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए हमने। ओके, और हम क्या करते हैं, यहाँ पे वोल्टेज निकालते हैं और यहाँ पे करंट निकालते हैं। ऐसे यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो तीनों आपके सर्किट है, इन तीनों में अगर आप एक क्रॉस वोल्टेज और करंट यहाँ निकालो, यहाँ निकालो या यहाँ निकालो, तीनों केस में क्या आता है, सेम आता है। क्यों सेम आता है, क्योंकि सर्किट एनालिसिस में जो वायर की शेप है, जैसे आपने यहाँ पे स्ट्रेट वायर शो करा है, यहाँ पे राउंड वायर शो करा है। ठीक है, तो जो वायर की शेप है उस पर डिपेंड नहीं करता और जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट पे डिपेंड नहीं करता। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, ए और बी एलिमेंट आपने यहाँ कनेक्ट किए हैं और यहाँ पे आपने ए और बी एलिमेंट क्या किए हैं, लास्ट में कनेक्ट किए हैं। तो इन दोनों की जो अरेंजमेंट है उनसे सर्किट एनालिसिस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है कि सर्किट एनालिसिस में जो वायर की शेप होती है और जो जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होती है उससे सर्किट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार बदल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है और इसकी कुछ क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज से। ठीक है, तो देखो जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है उसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, इसको कूलाम के अंदर क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसे हम कैपिटल C के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कूलाम। अब ये इलेक्ट्रिकल चार्ज होता क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास कोई 2 चार्ज मटेरियल है। ठीक है, उनमें जो अगर जैसे 2 चार्ज मटेरियल हमारे पास, दोनों क्या है, पॉजिटिव नेचर के हैं या दोनों नेगेटिव नेचर के हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो उन दोनों के बीच में क्या होता है,
अट्रैक्शन होता है या रिपल्सन होता है। कहने का मतलब उन दोनों के बीच क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो जो फोर्स लगता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एनी मटेरियल इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल यूनिट which is responsible for force of attraction or force of repulsion, force of attraction or force of repulsion। ठीक है, हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल है, कोई भी हमारे पास मटेरियल है, तो दो मटेरियल के बीच में जो फोर्स लगता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। जैसे हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू नेचर का, ठीक है, तो जो प्लस चार्ज होता है उससे क्या निकलते हैं, इमेजिनरी लाइंस निकलती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स साई। इनको भी हम क्या करते हैं, कूलाम में मेजर करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होती है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो किसी चार्ज से क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अगर आपका प्लस चार्ज है तो इससे क्या होती है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन होती है वो बाहर की तरफ होती है। ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स लाइन्स है वो क्या होती है, इसमें एंटर करती है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में तो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटर करता है और पॉजिटिव से क्या होता है, बाहर निकलता हुआ प्रतीत होता है। ओके, तो देखो हमारे पास कोई क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इनको हम क्या करेंगे, पास में लेके आएंगे, तो क्या होगा, एक ये चार्ज है मेरे पास और एक मेरे पास ये चार्ज है, तो क्या होगा, इससे फ्लक्स बाहर निकलेगा। ठीक है, इस वाले से क्या होगा, फ्लक्स आपका बाहर निकलेगा। तो देखो यहाँ से फ्लक्स बाहर आ रहा है और यहाँ से भी फ्लक्स बाहर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी क्या होगा, फ्लक्स आपका बाहर आएगा और यहाँ से भी फ्लक्स आपका बाहर आएगा। तो क्या होगा, इन दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। कहने का मतलब सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है, आपके पास दो चार्ज है, दोनों की नेचर क्या है, सेम है, तो उन दोनों में क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स लगता है। ऐसे अगर यहाँ पे क्या होता, आपका एक प्लस चार्ज होता और एक यहाँ पे आपका क्या होता, माइनस चार्ज होता, तो जो प्लस वाला चार्ज है उससे क्या होता, आपका फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता। ठीक है, लेकिन नेगेटिव वाले में क्या होता, आपका फ्लक्स आपका उसमें एंटर करता। ठीक है, तो यहाँ से जो फ्लक्स निकल रहा है वो माइनस वाले में क्या करेगा, एंटर करेगा। तो इन दोनों में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कहने का मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर दोनों की क्या नेचर बराबर है तो उन दोनों में क्या लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर दोनों की नेचर क्या है, डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, या माइनस है दूसरा प्लस है, तो उनमें क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अब बात करते हैं, हमारा कोई मटेरियल है उसमें सबसे बेसिक यूनिट होती है, वो क्या होता है, एटम। और जो एटम होता है उसमें क्या होता है, आपका न्यूक्लियस होता है, और उसके चारों तरफ क्या करते हैं, सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है, और इसके चारों तरफ जो सेल होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं कि जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना होता है, तो वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज।
जो हमारा मटेरियल है उस पर चार्ज आया कैसे, तो किससे आता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से आता है। अब बात करें कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, तो एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, पॉजिटिव नेचर का, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, चार्जलेस, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी किसकी, एटम की। अब हम बात करें अगर जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है, ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो वो होता है 9.11 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, ये वाला। और इसे बात करें जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। ये होता है आपका प्रोटॉन का मास। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, वो क्या बनता है कि आपसे पूछता है एग्जामिनर कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपसे पूछता है कि जो आपका प्रोटॉन का मास है और जो आपका इलेक्ट्रॉन का मास है उन दोनों का रेशियो क्या आएगा। तो देखो प्रोटॉन का कितना होता है, 1.6 × -27 और इसका 9.11 × 10⁻31। जब आप इस नंबर में इस नंबर का डिवाइड करोगे तो अप्रोक्स आपको मिलेगा 1836। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में ये भी लिखा जाता है 1840, 1840। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू ही सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1836। ओके, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है इलेक्ट्रिकल चार्ज से कि आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। आपके पास चार आपको चार्ज की वैल्यू दे रखी है, आपसे पूछा है कि इन सब में कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती चार्ज की। ठीक है, तो देखो इसके लिए एक नियम होता है, नियम क्या कहता है कि चार्ज ऑफ ए एनी मटेरियल, चार्ज ऑफ ए एनी मटेरियल। ठीक है, कोई भी मटेरियल ले लो आप, ठीक है, उस पर जो चार्ज होगा वो क्या होता है, Q = N × E के बराबर होता है। क्या होता है, N × E, और यहाँ क्या आता है, प्लस माइनस। ठीक है, जहाँ पे E क्या हो गया आपका, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, E क्या हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये तो होगी E की वैल्यू। और जो आपका N है वो क्या होता है आपका, इंटीजर। ठीक है, और जो इंटीजर होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, जो पूर्ण वैल्यू होती है, जैसे +-1 +-2 +-3, ये क्या होते हैं आपके इंटीजर नंबर होते हैं। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा चार्ज होता है वो क्या हो सकता है, प्लस का 1E हो सकता है, माइनस का 1E हो सकता है, प्लस का 2E हो सकता है, माइनस का 2E हो सकता है, प्लस का 3E, माइनस का 3, ऐसे चलता जाएगा। मतलब चार्ज हमेशा क्या होता है, 1.6 का क्या होता है, मल्टीपल हो सकता है, 1 मल्टीपल हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 ऐसे इंटीजर नंबर होगा। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था कि हमें बताना है कि कोई बॉडी है हमारे पास, उसका जो चार्ज है इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो अभी हमने देखा था कि जो चार्ज हमारा एग्जिस्ट करता है वो क्या होता है, Q = NE, वो 1E हो सकता है, 2E हो सकता है, 3E और 4E, ऐसे आगे चलता जाएगा। ठीक है, अगर बात करें 1E की, तो 1E का मतलब 1 × चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की, प्लस माइनस को आप भूल जाओ, तो क्या हो जाएगा 1.6 × -19 कूलाम। ठीक है, तो किसी बॉडी का ये चार्ज हो सकता है अगर उसमें क्या हो, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, या क्या हो सकता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, या कितना हो सकता है 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, या क्या हो सकता है 6.4 × 10⁻⁻19 कूलाम, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो देखो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है आपका 2E, मतलब ये क्या करता है, चार्ज आपका हो सकता है। सेकंड वाला क्या है आपका 3E, ये भी हो सकता है।
फोर्थ वाला आपका क्या है 4e, तो ये भी क्या आपका पॉसिबल है। लेकिन सिक्स्थ वाला क्या है 6 × 10⁻⁻90, तो ये आपका चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। आपसे पूछा है कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और चार्ज क्या होता है हमेशा इंटीजर मल्टीपल होता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, तो ये नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 कूलम चार्ज को जनरेट करना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब 1 कूलम चार्ज जनरेट करने के लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना है 1 कूलम, तो ये जो क्वांटिटी है उसको मैं इधर ले जाऊँगा, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻19, ये क्या आ गया 1 कूलम इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं इसको क्या करूँ सोल्व करूँ 1/1.6 × 10⁻⁻19 को, तो मुझे मिलेगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि मुझे अगर 1 कूलम चार्ज को क्या करना है जनरेट करना है तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, वो कितनी होगी 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपका चार्ज होता है वो 1 कूलम यूनिट है, इसकी क्या हो जाती है लार्ज यूनिट। ठीक है, अगर 1 कूलम की बात करें तो इसकी क्या होगी काफ़ी लार्ज यूनिट हो गई, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता आपको पड़ रही है। तो जो आपका चार्ज एग्जिस्ट करता है या चार्ज हम यूज करते हैं इन लेबोरेटरी, चार्ज यूज्ड इन लेबोरेटरी, वो क्या होता है 1 माइक्रो कूलम, 1 नैनो कूलम। ठीक है, 1 नैनो कूलम। कभी हम 1 कूलम चार्ज को यूज नहीं लेते, हम क्या लेते हैं इसकी छोटी यूनिट काम में लेते हैं, जैसे 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, नैनो का मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, तो चार्ज हम क्या करते हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, इन छोटी यूनिट में क्या करते हैं यूज़ करते हैं अगर हमें किसी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, क्योंकि जो 1 कूलम चार्ज है वो इसकी काफ़ी क्या हो जाती है लार्ज यूनिट हो जाती है। तो एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज को जनरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 6.25 × 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इलेक्ट्रिकल चार्ज के लिए सही है। ओके, तो आपको पास 4 ऑप्शन है। पहला क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है वो क्या होता है एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, सेकंड कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या होता है कंजर्वेटिव होता है, और तीसरा क्या कह रहा है आपको इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है क्वांटिटाइज। तो देखो पहला पॉइंट समझते हैं, पहले में क्या लिखा है एडिटिव नेचर का होता है। तो देखो हमारे पास कोई क्या है कोई मटेरियल है या बॉडी है। ठीक है, ये मान लिया मैंने कोई चार्ज बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे क्या है एक +Q चार्ज है, एक -Q चार्ज है, एक +3Q चार्ज है और एक -4Q चार्ज है। ठीक है, इतने सारे इसमें चार्ज अवेलेबल है। तो मुझे आपने पूछा कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल जो ऐसी चार्ज बॉडी है इसका टोटल चार्ज कितना है। ठीक है, ये बॉडी है इसका चार्ज कितना है, तो आप क्या करते हो सिंपली इन सबको ऐड कर देते हो +Q -2Q +3Q और -4Q। तो यहाँ पे कितना हो गया प्लस के कितने हो गए 4Q और माइनस के कितने हो गए 6Q। तो जो ये बॉडी है इसका ओवरऑल चार्ज कितना आ गया हमारे पास -2Q। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या होता है एडिटिव नेचर का। ठीक है, हमें किसी बॉडी का क्या निकालना हो चार्ज निकालना हो तो हम क्या करते हैं टोटल चार्ज Q इक्वल टू उसमें जो अवेलेबल चार्ज है उनको क्या कर देते हैं सिंपली ऐड कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं जो हमारा इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या होता है एडिटिव नेचर का होता है। सेकंड, इलेक्ट्रिक चार्ज आर कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं वो कंजर्वेटिव होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं उन्हें न तो नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या रहते हैं वैसे के वैसे रहते हैं। तो क्या होता है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है कौन? इलेक्ट्रिकल चार्ज। वो क्या कहता है? चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी transferred, it can be transferred from one body to another body या one particle to another particle। ठीक है, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसे हम नष्ट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कह सकते हैं? एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ओके, तीसरा पॉइंट है आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज आर क्वांटाइज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या होता है? N इंटू ई। इसे हम क्या कहते हैं? क्वांटाइज। मतलब ये क्या होता है? 1e, 2e, 3e, 4e। मतलब ये क्या हो गया? एक क्वांटिटाइज की फॉर्म में हो गया। इसको हमने क्या कर दिया? क्वांटाइज कर दिया। ठीक है, 1.5p कभी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर चलते हैं इंटीजर। इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने इसको क्वांटिटाइज कर दिया। ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तीन ऑप्शन सही है। और लास्ट वाला क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कि आपके जो दिए गए तीनों स्टेटमेंट है वो आपके सही है। तो आंसर हो गया आपका डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे क्या है? ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट बात करते हैं, हमें कहा गया है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू जनरेट ए चार्ज ऑफ 6 नैनोकूलम। अगर आपसे कहा जाए कि 6 नैनोकूलम का चार्ज आपको क्या करना है? जनरेट करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? तो देखो, अभी हमने ड्राइव किया था कि अगर मुझे 1 कूलम चार्ज को क्या करना है? जनरेट करना है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ मुझे 6 नैनोकूलम चार्ज को जनरेट करना है। कितने को करना है? 6 नैनोकूलम। ठीक है, तो कूलम के साथ क्या आ गया? नैनो और 6। तो मैं क्या करूँगा? इसमें 6 का मल्टीप्लाई करूँगा और 10⁻⁻9 का मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि नैनो का मतलब 10⁻⁻9 इंटू जो आपके इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.75 इंटू 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 6 नैनोकूलम, 10 नैनोकूलम, 12 नैनोकूलम या माइक्रोकूलम किसी के लिए भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना पूछ सकता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक कूलम के लिए हमें इतने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो मुझे जैसे 2 माइक्रोकूलम है, उसके लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो मैं क्या करूँगा? सिंपली 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी चार्ज के लिए मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है इसका तरीका। सिंपली आपसे पूछता है 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन 1 कूलम के लिए नहीं पूछे तो क्या करेगा? वो कोई और चार्ज पूछ लेगा, 6 नैनोकूलम, 9 नैनोकूलम या माइक्रोकूलम या पिकोकूलम। पिको क्या होता है? 10⁻12। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इफ़ ए करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू द कंडक्टर फॉर ए 2 मिनट। ठीक है, कोई आपका कंडक्टर है, उसमें 5 एम्पियर करंट 2 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है। तो आपसे पूछा है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड निकालनी है आपको। ठीक है, कितनी बिजली उसमें ट्रांसफ़र हो रही है। तो जो बिजली होती है उसको कैसे मेज़र करते हैं हम? चार्ज की हेल्प से। तो हम क्या कहेंगे? फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? आई इंटू टी, जहाँ पे आई क्या होता है? आपका करंट, जिसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर, और टी क्या होता है आपका? टाइम। टाइम क्या हो सकता है? सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है। क्या हो सकता है? सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और आवर में हो सकता है। ठीक है, तो आपको जैसे आपको यूनिट दे रखी हो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, उसके हिसाब से आप क्या करोगे? यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे। ओके, लेकिन अगर बात करें किसकी? चार्ज की, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और जो कूलम होता है उसको हम लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। यहाँ हमेशा क्या आएगा? एम्पियर इंटू सेकेंड आएगा।
यहाँ पे कभी एम्पेयर इंटू मिनट या एम्पेयर इंटू आवर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो अगर आपने क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एम्पेयर इंटू सेकेंड में कैलकुलेट किया तो आपको क्या मिलेगा, कूलाम मिलेगा। जैसे ये क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दे रखा है, कूलाम की फॉर्म में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो 2 मिनट है उसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में क्या हो जाएंगे, 120 सेकंड। अब आपको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो क्या होती है, I इंटू टी। तो I कितना आपका 5 एम्पियर, टाइम कितना है 120 सेकंड, कितना हो जाएगा 600। और जो आपका एम्पेयर इंटू सेकेंड होता है, एम्पेयर इंटू सेकेंड, उसे हम क्या कहते हैं, कूलाम। तो यहाँ पे क्या आ गया, कूलाम। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, कूलाम की फॉर्म में पूछेगा, तो जो आपको टाइम दे रखा है, चाहे वो आवर में दे रखा हो चाहे वो मिनट में दे रखा हो, उसको आपको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे लिखा होता एम्पेयर इंटू आवर, तो आपको 2 मिनट को आवर के अंदर चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या होती है, I इंटू टी। नेक्स्ट आपके पास कि आपको दे रखा है कि एक 60 वाट का हमारे पास कोई लाइट बल्ब है, ठीक है, उसमें 0.8 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, और आपको बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फिलामेंट। जो हमारा बल्ब है उसका जो फिलामेंट है उसमें पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ओके, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पास होंगे तभी तो क्या होगा, उसमें करंट का फ्लो होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, चार्ज होगा। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। तो यहाँ से पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होता है, हमारे पास N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्या पूछा है, पर सेकेंड। ठीक है, क्या पूछा है, पर सेकेंड। तो मैं क्या करूँगा, Q है उसको मैं लिख सकता हूँ I इंटू टी। जो आपका चार्ज होता है वो क्या होता है, करंट इंटू टाइम। बस यहाँ पे टाइम जो होता है वो क्या होता है, सेकंड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो मुझे चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, तो मुझे क्या चाहिए, N अपॉन टी। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, T क्या होता है, टाइम, और किसमें होता है, सेकेंड्स में। तो मुझे N अपॉन टी का रेशियो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से N अपॉन टी का रेशियो क्या हो जाएगा, N अपॉन टी इक्वल टू I अपॉन ई। ओके, तो देखो I कितना आपका 0.8 एम्पियर, और जो E होता है वो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है। तो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0.8 अपॉन दिस। तो इसको काटोगे तो ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है, फिर आगे सोल्व करोगे इसको तो 10⁻19 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 19/2। अब मैं इसको क्या लिख दूंगा, 10 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाय 2, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा, 10 2 से कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5, 5 इंटू 10⁻18, इसके यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ये हमें क्या करना था, कैलकुलेट करना था कि अगर हमारा 0.8 एम्पीयर का करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें फिलामेंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड कितने पास होंगे। तो कितने हो जाएंगे, 5 इंटू 10⁻+18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो देखो जो हमारा चार्ज होता है वो क्या होता है, I इंटू टी। I किस में होता है, एम्पियर में, और T किस में होता है, सेकंड में। तो जो हम डायमेंशन लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, M। ठीक है, इसके बाद A या L आता है, इसके बाद M L और T, इसकी फॉर्म में लिखते हैं M L और T, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है, एम्पियर, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्पियर और आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, MLTA। ओके,
तो देखो हमारा चार्ज जो होता है वो क्या होता है I इंटू टी। तो इसमें क्या है एम्पियर है, मतलब करंट है, तो 1 की पावर कितनी हो गई 1 हो गई। और इसमें क्या है टाइम है, तो टाइम का पावर क्या हो गई 1 हो गई। लेकिन L जो होता है हमारे लेंथ होती है, तो चार्ज की कोई लेंथ हम नहीं लेते, तो क्या हो गया ये 0। और इसमें कोई मास एलिमेंट भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया 0। तो इसमें क्या है, एक तो आपका करंट है, एक इसमें आपका क्या है टाइम है। तो जिसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा A की पावर 1 और T की पावर 1। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर हमें इलेक्ट्रिकल चार्ज का क्या लिखना हो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो तो वो क्या हो जाता है A की पावर 1 और T की पावर 1। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल चार्ज वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर कौन सी होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन क्या होती है इंपॉर्टेंट नहीं होती। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्या होती है इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अब मैंने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि अभी हमने देखा था कि हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, ठीक है, उसमें क्या रखे हुए हैं आपके चार्ज रखे हुए हैं। ओके, तो हमने क्या निकाला था टोटल चार्ज जो निकाला था, तो हमने क्या किया था सिंपली सबको ऐड कर दिया था। तो मतलब जो आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है वो क्या करता है स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारा क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है वो क्या करती है वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करती है, फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। वो क्या होता है जैसे हमारे पास कोई ए वेक्टर है और हमारे पास बी वेक्टर है, तो जो सी वेक्टर है वो क्या होता है ए प्लस बी। यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, ठीक है, इन दोनों के वेक्टर सम के बराबर होता है, ठीक है। आप ऐसे नहीं लिखते सी इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों के मैग्नीट्यूड को आप ऐड नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा दोनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक वेक्टर की क्या होती है डायरेक्शन होती है, उसके आधार पे क्या करना पड़ेगा आपको वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज होती है स्केलर क्वांटिटीज होती है उनमें क्या होता है आप सिंपली उनको ऐड कर सकते हो। हमें क्या मतलब होता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ उसकी डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द वेक्टर एडिशन। लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिकल करंट दोनों ही आपकी क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ, ठीक है, क्या पूछा आपसे एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। तो अभी हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है वो क्या होती है Q इक्वल टू आई इंटू टी। ये अगर एम्पियर में है तो ये आपका सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है और आवर में हो सकता है, ठीक है। हमसे पूछा है एम्पियर इंटू आवर, तो किसकी यूनिट हो जाएगी ये क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड, ठीक है, किसी हो जाएगी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड। और ये जो होती है आपकी इसकी यूनिट हो सकती है एम्पियर इंटू आवर, एम्पियर इंटू मिनट, एम्पियर इंटू सेकेंड। अगर हम बात करें एम्पियर इंटू आवर की, ठीक है, तो इससे हम क्या मेजर करते हैं कैपेसिटी ऑफ बैटरी, ठीक है। कोई बैटरी है उसकी कितनी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज मेजर्ड इन कैपेसिटी ऑफ बैटरी मेजर्ड इन एम्पियर इंटू आवर, ठीक है। और जो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है वो क्या होता है आपके कूलाम के बराबर होता है। तो चार्ज को हम क्या करते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड में मेजर करते हैं, लेकिन बैटरी कैपेसिटी एम्पियर इंटू आवर के अंदर। इसके अलावा एग्जाम में पूछ लेता आपसे कि 1 एम्पियर इंटू आवर में कितने कूलाम होते हैं, ठीक है, 1 एम्पियर इंटू घंटा में कितने कूलाम होते हैं। तो आपको पता है जो कूलाम होता है वो क्या होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो आपको जो यहाँ पे आवर दे रखा है उसको आपको सेकंड में चेंज करना है। तो आपको पता है कि 1 आवर में 60 मिनट होती है और 3600 क्या होते हैं सेकंड होते हैं। तो मैंने क्या कर दिया 1 आवर को सेकंड में चेंज कर दिया, तो कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 एम्पियर आवर में क्या होते हैं
3600 कूलाम होते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे पूछी जा सकती है कि 1 एम्पियर आवर में 3600 कूलाम होते हैं। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कि एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ आइदर कैपेसिटी ऑफ बैटरी और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर्ड। इन दोनों की यूनिट क्या होती है? एम्पियर इंटू आवर। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट की। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसको हम आई से रिप्लेस करते हैं, सिंपल आई या कैपिटल आई। ओके, और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर। इलेक्ट्रिकल करंट मात्रक ये होता है और यूनिट ये होती है। और जो करंट होता है आपका वो किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं? तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिकल करंट की डेफिनेशन। ओके, अब जो करंट होता है उसकी क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। आपको पता है या तो करंट क्या होगा, कोई आपका जो एलिमेंट है उसमें क्या होता है? ऐसे फ्लो होता है या ऐसे फ्लो होता है। ठीक है, तो करंट की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। फिर भी हम इसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने कहा था कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में क्या होता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी आपका क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट क्या? आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है, ये कैसे फ्लो होता है। तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? हमने लिया कोई कंडक्टर, ये क्या हमारे पास कोई वायर है। ठीक है, जो कनेक्टिंग वायर हमने यूज़ किए थे उनमें क्या हो रहा था? फ्लो ऑफ चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज होगा तो उससे क्या होता है? आपका करंट प्रोड्यूस होगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया? कंडक्टर। और मैंने क्या कर दिया? इसको एक बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया, जहाँ पे ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल है, और बैटरी का ईएमएफ कितना है? ई है। ओके, तो ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर, इसमें क्या होते हैं? खूब सारे क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? खूब सारे एटम, जिसके सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, और इसके चारों तरफ क्या होते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे खूब सारे इसमें क्या होंगे? एटम्स होंगे। ठीक है, n नंबर ऑफ एटम। जितने आपके एटम होंगे उतने ही क्या होंगे? आपका ये अच्छा कंडक्टर होगा। ओके, तो देखो आपने क्या किया? इसको प्लस से इसको माइनस से कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे वो क्या करेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये क्या आपका पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, इससे क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? यहाँ से फ्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ क्या बन जाएगा? एक होल बन जाएगा। ठीक है, जो आपका वेकेंट स्पेस रह गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपका क्या हो गया? फ्री हो गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? एक वेकेंट स्पेस रह गया, जिसे हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेगा? मूव करेगा, और ये क्या हो गया? आपका होल। ओके, फिर क्या होता है कि जो आगे वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है? यहाँ से यहाँ आ जाता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा? होल बन जाएगा। तो देखो जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहे हैं? इस साइड मूव कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? ये डायरेक्शन हो गई किसकी? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये हो गया मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट होता है उसकी अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो वो क्या होती है? इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखनी है। पहली चीज़, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो आपका नेगेटिव चार्ज है, जो आपका नेगेटिव चार्ज है
वो क्या कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है। वैसे अगर आप होल को देखो तो होल यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ बना, तो होल आपका क्या कर रहा है, इस साइड मूव कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव पार्टिकल। जो आपके पॉजिटिव पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहे हैं और जो नेगेटिव वो इस साइड मूव कर रहे हैं, लेकिन जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, आपकी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में लिखा हुआ है कि कन्वेंशनली, क्या लिखा हुआ है, कन्वेंशनली, मतलब जो हमारी क्या है, पुरानी अप्रोच है, कन्वेंशनल अप्रोच है, वो क्या कहती है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज in the direction of positive charge। ठीक है, जो हमारी कन्वेंशनल अप्रोच थी डायरेक्शन निकालने की करंट की, वो हमें क्या कहती थी कि जो पॉजिटिव चार्ज आपके मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगा। लेकिन अगर एग्जाम में कन्वेंशनल आपके नहीं लिखा हुआ है, सिंपली आपसे पूछे, क्या पूछे, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, तो आपको चूज करना है क्या, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये वर्ड लिखा आ जाए कन्वेंशनल अप्रोच क्या है, तो हम क्या कहेंगे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। लेकिन अगर कन्वेंशनल नहीं लिखा हुआ है, आपसे सिंपली पूछे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, तो हम क्या कहेंगे, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा। ठीक है, और यहाँ देखो जो आपका करंट है वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल करंट मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करता है, यहाँ से बाहर निकलता है और यहाँ पे एंटर करता है। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या कर रहा है, आपका करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा हमने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है, इलेक्ट्रिकल करंट वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, जैसे हमारे पास कोई करंट है, यहाँ से मान लिया मैंने 7 एम्पीयर करंट आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे आपके ब्रांचेज लगी हुई है, यहाँ से चला गया आपका 2 एम्पीयर और यहाँ से चला गया 5 एम्पीयर। ओके, तो देखो यहाँ हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 5 कितना हो गया, 7 एम्पीयर। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की तरह क्या करता है, स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये बात हो गई हमारी किसकी, इलेक्ट्रिकल करंट की। इसकी यूनिट क्या होती है आपकी, एम्पियर। अब इस पे न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या आपका कि इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू, मतलब इलेक्ट्रिकल करंट किसके कारण हो रहा है। तो अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल करंट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन तो आपके इस साइड मूव कर रहे थे, मतलब नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और होल आपके इस साइड मूव कर रहे थे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी होता है और नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण क्या होता है, फ्लो होता है। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब इलेक्ट्रिकल करंट में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का क्या होता है, रोल होता है। तो एग्जाम में अगर आपसे ऐसे पूछे कि इलेक्ट्रिकल करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, उसमें दोनों आपको ऑप्शन दे रखे हो, प्लस माइनस और साथ में दे रखा हो बोथ द चार्जेस, तो आप किस पे क्लिक करोगे, बोथ द चार्जेस। लेकिन ये क्वेश्चन एक और फॉर्मेट में भी बनता है, वो ये फॉर्मेट है कि आपसे पूछ ले
इलेक्ट्रिकल करंट इज कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू द फ्लो ऑफ, ठीक है। तो यहाँ आपको डाइलेक्ट्रिक दे दिया, मैग्नेटिक पीस दे दिया, ये दोनों तो हो नहीं सकते। यहाँ पे आपको क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आपको यहाँ पे बोथ ऑप्शन नहीं दिया। तो देखो आप प्लस पे क्लिक करोगे या माइनस पे क्लिक करोगे, तो आपको एक चीज़ पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, फ्री नेचर का होता है। मतलब ये हमारा क्या था, एटम था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, बाहर आ गया। तो ये क्या कर सकता है, फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, फ्रीली क्या कर सकता है, मूवमेंट, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, फ्लो ऑफ। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब ये क्या होता है, मूविंग नेचर का होता है। लेकिन जो होल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस रह गया, ठीक है। तो होल मूव नहीं कर रहा, मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। लेकिन हमें होल क्या होता है, प्रतीत होता है मूवमेंट करता हुआ, क्योंकि वैकेंट स्पेस बनता रहेगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ से आगे आगे बढ़ता जाएगा। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहा है लेकिन होल हमें मूव करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, ठीक है। तो ट्रेन के साथ हम चल रहे होते हैं, लेकिन हमें क्या लगता है कि ट्रेन से बाहर देखते हैं तो बाकी चीज़ें, जैसे ट्रेन इस साइड जा रही है तो हमें लगता है कि बाकी जो चीज़ें हैं वो इस साइड मूव कर रही है। वही बात यहाँ पे है कि ट्रेन मूव कर रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि होल भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन होल मूव नहीं करता। होल क्या है, एक वैकेंसी है जो कब बनती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या होता है वहाँ से बाहर चला जाता है। ओके, तो इसमें आप क्या क्लिक करना, आपको नेगेटिव चार्ज। ओके, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर क्या होते हैं, दोनों ऑप्शन होते हैं, तो किस पे क्लिक करते हैं, ए प्लस बी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कारण बनता है। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों में एक दे रखे हो तो क्या करोगे, सिर्फ नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट आपसे पूछा है इलेक्ट्रिकल करंट इज ए। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी। अभी हमने डिस्कस किया था, क्योंकि ये स्केलर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जो आपका इलेक्ट्रिकल करंट होता है कैन नॉट फ्लो थ्रू द, ओके, कि इलेक्ट्रिकल करंट किस में पास नहीं हो सकता। तो आपके तीन तरह के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। पहला होता है आपका कंडक्टर, ओके, दूसरा होता है आपका इंसुलेटर, और तीसरा होता है आपका सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। जो आपके कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अलाउज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इजीली, ठीक है। जो कंडक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, और जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसमें इतने ज़्यादा क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जैसे एग्जांपल आपका क्या हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है। जो वायर बनते हैं वो किसके बनते हैं, एल्यूमिनियम के। फिर क्या हो गया आपका कॉपर, और क्या हो गया आपका सिल्वर। ये सब क्या हो गया आपके कंडक्टर, जिसमें क्या होता है, आप आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे कंडक्टर। सेकंड होता है आपका इंसुलेटर। जो आपका इंसुलेटर होता है वो क्या करता है, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। एग्जाम्पल प्लास्टिक। जो आपका प्लास्टिक है उसमें करंट का फ्लो नहीं होता। अगर आप करंट का फ्लो ज़बरदस्ती करोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें हीटिंग होगी और वो बर्न हो जाएगा। ओके, तो इंसुलेटर क्या करते हैं, फ्लो ऑफ करंट को अलाउ नहीं करते। लेकिन जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं वो करंट के फ्लो को अलाउ करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, थोड़ा सा करंट फ्लो होता है। अगर हमें करंट की क्वांटिटी को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, डोपिंग यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, इनको डोपिंग करते हैं, या तो एन टाइप डोपिंग करते हैं या पी टाइप डोपिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, इनमें करंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर बात करें एक न्यूट्रल टेम्परेचर पे, तो वहाँ पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बाद में क्या करता है, ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को डिटेल में हम पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, तो हमसे यहाँ पूछा था कि इलेक्ट्रिकल करंट कैन नॉट फ्लो, तो क्या हो जाएगा, इंसुलेटर में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होता। तो ये हो गई हमारी क्लास बेसिक कॉन्सेप्ट की। थैंक यू।